नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए अर्थशास्त्र का एक नया विषय मुद्रास्फीति लेके आ चुका हूँ, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहा जाता है। देखिए बात करता हूँ मुद्रास्फीति की, तो मुद्रास्फीति को महंगाई भी कहा जाता है। साथियों, मुद्रा का जब अत्यधिक बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। तो जब हमारा जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, जब वो अत्यधिक बढ़ जाती है, सब लोगों के पास जब पैसे हो जाते हैं, तो मार्केट में जो महंगाई है, मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, इससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति के समय क्या होता है? महंगाई के समय जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती है, और महंगाई के कारण जो मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। अतः ये मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब वस्तुएं महंगी होगी, मुद्रास्फीति में क्या होगा? वस्तुएं महंगी होगी तो मुद्रा का मूल्य क्या है भाई? घट जाएगा। अब कैसे घटेगा? और मुद्रा की क्रय शक्ति भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अच्छा, कैसे? पहले यहाँ पे जो है 10 रुपये में आपने देखे होंगे कि पहले के समय में 10 रुपये में 12 केले आते थे। तो मतलब उस समय पैसों की वैल्यू थी कि 10 रुपये में 12 केले आते थे, मतलब उस समय वस्तुएं महंगी नहीं थी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में 10 रुपये में मात्र 2 केले आता है भाई। आज के समय में वैल्यू किसकी है? वस्तुओं की ज़्यादा है। देखो, 2 ही केले मात्र 10 रुपये के आ रहे हैं। आज के समय में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसके 10 रुपये छूट जाते हैं ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था भाई? पहले के समय में 10 रुपये बहुत वैल्यूबल होते थे कि 10 रुपये का 1 दर्जन पूरा आता था केले का। तो यही चीज़ है, यही है आपकी मुद्रास्फीति। अगर आप एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे रिवीजन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको करवा रहे हैं, जहाँ पे आपको मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज जिसको आप कभी भी देख सकते हैं। और हमारी फ़ीस है, बड़ी बात है, हमारी फ़ीस मात्र और मात्र 499 रुपीज़ है। उन बच्चों के लिए ये बैच बिठाया गया है जो बच्चे यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो कोचिंग सेंटर में हज़ारों की फ़ीस नहीं ले सकते। तो ये है हमारा मुद्रास्फीति। सबसे पहले हमने जो देखा मुद्रास्फीति में कि जब मुद्रा की जो वैल्यू है वो अत्यधिक क्या है? जब मुद्रा का अत्यधिक बढ़ जाती है तो वही मुद्रास्फीति उसको हम कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि जब वस्तुएं महंगी हो जाती है और महंगाई के कारण जो मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है, मतलब मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा की जो वैल्यू है वो क्या है? डाउन हो जाती है। तो उसको ही हम क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे भाई। ये बात आपको आज की डेट में 10 रुपये सबके लिए आम है, इसीलिए तो मुद्रा की वैल्यू गिर गई है। क्योंकि अब क्या है? सब लोगों के पास क्या है? मुद्रा आसानी से प्रोवाइड हो रही है। तो यही कारण है कि पहले 10 रुपये में 12 केले आ जाते थे, लेकिन अब 10 रुपये में मात्र 2 केले आ रहे हैं। मतलब वस्तु महंगी हो गई और रुपये का वैल्यू क्या है? अब गिर गया है। तो मुद्रास्फीति में हम सबसे पहले देखने वाले हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसको कहता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की जो आपूर्ति है, आपूर्ति बोले तो सप्लाई कम और मांग क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो उसी स्थिति को यहाँ पे हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब क्या है सर इसका? कि मतलब जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति क्या हो जाए? सप्लाई क्या हो जाए? कम हो जाए। कि वस्तुएं भाई सामने से कम आ रही है, लेकिन लोग उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हम क्या हो जाए? उस स्थिति की को जो है वो क्या कहेंगे? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण के लिए कि आपका अर्थव्यवस्था में कोई भी वस्तु है, ठीक है, आपकी वस्तुएं कम आ रही है और लोग उसको खरीद ज़्यादा रहे हैं, और जब खरीद ज़्यादा रहे हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो पीछे से चीज़ कम रह जाएगी, और कम होगी तो उसका वैल्यू क्या है? नॉर्मल सी बात है, महंगाई बढ़ जाएगी। मान लो कि एक फ़ोन है, फ़ोन जो है वो ये बहुत बिक रहा है, तो ये जब बहुत बिकेगा मार्केट में फुल इसकी डिमांड कर रहे लोग कि यही फ़ोन चाहिए भाई सबको। लेकिन भाई ये पीछे से अब फ़ोन आना कम हो गया, तो इस फ़ोन की क्या है? अब वैल्यू बढ़ जाएगी, ये क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। उसी प्रकार कोई वस्तु है कि किसी वस्तु की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसकी सप्लाई कम है, आगे से कम आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, उसमें मुद्रास्फीति बोले तो महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे कि आपका उदाहरण मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे उदाहरण बनाए हैं। जैसे पर्व त्यौहार में आपका दिवाली मान लो, दिवालियों में भाई लोग मिठाइयाँ बहुत खरीदते हैं और फिर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो पीछे से मिठाइयाँ जो है वो कम बनी, इसलिए उसके रेट बढ़ जाते हैं। लोगों की जब भी इनकम बढ़ जाती है तो उनके पास क्या हो जाता है? पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। और पैसे ज़्यादा हो तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे। इस
पैसे ज़्यादा हो गए, लोगों की आय बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, सबके पास पैसे होंगे तो वो वस्तुएं खरीदेंगे तो पीछे से डिमांड कम हो जाएगी। सरकारी व्यय में वृद्धि, जब सरकारी धड़ाधड़ विकास करे, जब सरकार क्या करे, वह होता है खर्चा, सरकार फुल खर्च करती है ना, हर जगह खर्च करती है, तो इससे भी क्या है, जो वस्तु है वो पीछे से कम कम हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी क्या हो सकता है, महंगाई बढ़ने के चांस है। करों में कमी कर देंगे, अब टैक्स में कमी, पहले लोग देते थे सरकार को बढ़िया टैक्स, पहले देते थे 10 रुपये, अब दे रहे 5 रुपये, तो उनके 5 रुपये वापस बच गए, तो उस 5 से वो क्या क्या करेंगे, मार्केट जाके वस्तुएं खरीदेंगे, और वस्तुएं खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे भी महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि पीछे वस्तुएं कम हो जाएगी। बैंक द्वारा अत्यधिक ऋण, अब बैंक क्या करेगा भाई, लोगों को अगर ज़्यादा लोन दे देगा तो ये भी हमारा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का उदाहरण है। क्या होगा, बैंक सब लोगों को, मान लो कि मेरे को बैंक वालों ने दे दिया फुल लोन दे दिया, तो मैं मार्केट जाके सामान खरीदूंगा, और उसी प्रकार सबको ये लोन देगा, अधिक ऋण देगा सबको, तो अधिक ऋण देने से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। किन लोगों का घाटा होगा, तो यार उनका घाटा होगा ना, जो मान लो कि हम सभी लोगों का घाटा है इसमें, जितने ज़्यादा लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे, जितनी ज़्यादा वो वस्तुओं को खरीदेंगे, उतनी ज़्यादा मार्केट में क्या होगी, महंगाई होगी, वस्तुएं क्या होगी, महंगी होगी। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे तो पीछे से जब वस्तुएं कम आएगी तो उससे भी क्या है, महंगाई बढ़ सकती है। सस्ती मौद्रिक नीति से भी महंगाई बढ़ सकती है। और अत्यधिक जब नोट छापती है, मान लो अत्यधिक नोट छाप दिए और सबके पास वो नोट चले गए भाई, तो इससे भी क्या हो सकता है, आपकी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। और जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वो आपकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मुद्रास्फीति का, लागजन्य मुद्रास्फीति, जिसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। भाई लागजन्य मुद्रास्फीति क्या होती है, जब वस्तुओं के उत्पादन में लागत बढ़ जाए तो वस्तुओं की जो कीमत है वो भी बढ़ जाती है। नॉर्मल सी बात है कि जब वस्तुओं के उत्पादन में लागत बढ़ रही है, जब वस्तुओं का उत्पादन होता है तो उसमें लागत बढ़ रही है, तो नॉर्मल सी बात है उस वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। उसे ही क्या कहेंगे, हम लागजन्य मुद्रास्फीति कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब साथियों ये क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका बाढ़ आ जाए या सूखा, आकस्मिक कोई वो हो जाए, तो इसमें मान लो बाढ़ है, सूखा है, तो भाई क्या हो जाएगा, आपका जो गेहूँ है, जो आपकी फसल है वो कम हो जाएगी, तो जो जिससे उत्पादन करना है वो तो कम हो जाएगा, तो उसमें लागत बढ़ जाएगी, वो आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि जब आगे से कम होगा तो महंगा मिलेगा ना। कोई हड़ताल होगी और हड़ताल के कारण जो है वो जहाँ से जिसमें सामान आ रहा था, जिस रेलवे लाइन पे, उसको चेंज करना पड़ा जहाँ से, तो इसमें पैसा ज़्यादा लग गया, तो ये भी चीज़ फिर महंगी हो जाएगी। तो ये उत्पादन में क्या है, इसकी लागत भी बढ़ जाएगी। इसको भी रेलवे हो गया, है ना, रेलवे का किराया ज़्यादा लग रहा है लाने का, जिससे उत्पादन करना है, तो ये भी हो सकता है कि हाँ, कोयले से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इससे भी क्या हो सकता है, आपकी लागजन्य मुद्रास्फीति हो सकती है ना। क्योंकि कोयले से, अगर कोयला महंगा होगा, है ना, कोयला कम होगा, तो भैया ये हो सकता है कि जो कोयले से बनने वाली जितनी भी चीज़ें वो महंगी हो सकती है। सीमेंट आपका स्टील है, सीमेंट है, विद्युत आदि के मूल्य में जब वृद्धि हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, और फिर उत्पादन की लागत जब भी बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत भी क्या है, बढ़ जाएगी, और इसे क्या कहेंगे हम, लागजन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। और मध्यवर्ती वस्तुओं पर अत्यधिक परोक्ष कर में वृद्धि हो जाए तो उससे भी लागजन्य मुद्रास्फीति हो सकती है। मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं बोले तो जैसे कि आपका गेहूँ है, तो गेहूँ पहले खेत से लाएंगे, उसका पीस के आटा बनाएंगे, तो आटा क्या हुआ, मध्यवर्ती वस्तु। फिर आटे से आगे चाहे बिस्किट बना दो, कुछ और चीज़ बना दो, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे। तो लागजन्य मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो मतलब होता है कि जब उत्पादन में लागत बढ़ जाए तो वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है, और ये नॉर्मल सी बात है, इसको ही हम क्या कहेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। तीसरा जो कारण है मुद्रास्फीति का, वो है हमारा वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। हम पहले बात कर रहे हैं कि महंगाई कैसे कैसे होती है, तो तीसरा है इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेज, मतलब कि वैश्विक कारण होता है विश्व लेवल पे। जब वैश्विक कारण के कारण किसी देश में अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण इसका असर अन्य देश पर भी पड़ता है। तो वैश्विक कारण के कारण किसी देश में जब अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है तो इसका असर किसी अन्य देश पे भी पड़ेगा। जी हाँ, मान लो किसी देश में संकट आने के कारण उस देश से आयात करने वाले देशों पर असर पड़ता है। मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि भारत रूस से बहुत सारी चीज़ें मंगाता है। रूस का जब यूक्रेन से युद्ध हो रहा था तो जितनी चीज़ें भी रूस से भारत जो है वो रूस से मंगाता था वो क्या होगी, महंगी होगी, क्योंकि उस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है
है ना? किसी भी देश के देश में संकट आने के कारण उस देश से जितनी भी चीज़ें हम आयात मतलब मँगा रहे हैं अपने देश की ओर, उन चीज़ों पर क्या पड़ेगा, तो उन देशों पर भी उसका असर पड़ता है। रूस ने जब युद्ध किया था कहाँ पर, यूक्रेन के साथ, तो रूस से आने वाली जितनी चीज़ें वो वहाँ पे उत्पादन कम हो रहा था क्योंकि वहाँ तो युद्ध कर रहे थे लोग। अब जब युद्ध कर रहे थे तो वहाँ से आने वाली चीज़ें क्या हो गई, तो वो चीज़ें क्या होगी, वो वस्तुएँ क्या होगी, महंगी हो गई। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये थे हमने 3 कारण जाने मुद्रास्फीति को जानने के। पहला था हमारा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, दूसरा था हमारा लागजन्य मुद्रास्फीति जिसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमने, और तीसरा था हमारा वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण मुद्रास्फीति मुख्य रूप से होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि मुद्रास्फीति के प्रकार कितने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की प्रकार के टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। तो सबसे पहले हमारी रेंगती हुई मुद्रास्फीति जिसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब वस्तुओं की कीमत 3% या उससे कम बढ़ती है, या तो बढ़ जाए 3% तक या फिर उससे कम बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति विकसित देशों के लिए बेहतर मानी जाती है। तो विकसित देशों के लिए, जो हमारे डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती है, यहाँ पे विकसित यूँ को आना है, तो जो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हमारी होती है वहाँ पर किस प्रकार की मुद्रास्फीति बेहतर मानी जाएंगी, तो हम वहाँ पे जो है वो हमारी क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी मान सकते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। तो ऐसी मुद्रास्फीति कौन सी है, जब वस्तुओं की कीमत 3% या उससे कम बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। मतलब मुद्रास्फीति है महंगाई। तो जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% हो तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, मतलब वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसी मुद्रास्फीति, जब भी आपकी महंगाई की दर, मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% हो, मतलब कि 3 से 10% हो, आपकी मुद्रास्फीति की जो दर है, महंगाई की जो दर है वो 3 से 10% हो, तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और चलती हुई मुद्रास्फीति जो आपको देखने को मिलती है वो विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है कि महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, 3 से 10% बढ़ रही है, ठीक है। जैसे हमारे भारत देश में, तो भारत देश के लिए जो है वो हम कौन सी मानेंगे, आपकी जो विकसित देश है, विकसित देश तो आपके कौन से हो सकते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो कि विकसित है, ठीक है, उनको अब कुछ नहीं करना है, तो वो है हमारी कौन सी, वो है हमारी रेंगती हुई मुद्रास्फीति। लेकिन जो विकासशील देशों के लिए मानी जाती है वो है चलती हुई मुद्रास्फीति। विकसित तो जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका, ये सारे विकसित देश हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अच्छा, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जब मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि 10 से 20% हो, देखिए जब 10 से 20% हो, जब तो 3 से 10% होती है तो उसको कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। और जब होती है 3% तक या उससे कम तो उसको कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। लेकिन जब ये मुद्रास्फीति की महंगाई की जो दर है वो 10 से 20% हो तो उसको दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब कि अर्थात जब महंगाई आपकी अचानक बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, आपकी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। उसी प्रकार अगला पॉइंट है हमारा कूदती हुई मुद्रास्फीति। मतलब कि अब तो कूद रही है, अभी तक तो दौड़ रही थी, अब कूद रही है, और कूदेगी कितनी, तो भाई जब मुद्रास्फीति की दर 20% से ज़्यादा हो जाए, महंगाई की दर इतनी बढ़ जाए कि 20% से ज़्यादा हो जाए, तो उसको कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है, सभी साथ इस बात को डिटेल से याद रखें। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अति मुद्रास्फीति। ये भी मुद्रास्फीति का एक प्रकार है, हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो जब मुद्रास्फीति की दर 3 अंक से भी अधिक प्रतिशत में बढ़े तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, अति मुद्रास्फीति क्या होता है, जब मुद्रास्फीति की जो दर है वो 3 अंक से भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में जिनका आय स्थिर है उन पर क्या है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जिन व्यक्तियों का आय क्या होगा, स्थिर होगा, उन पर क्या है, आय मतलब जरूर पड़ेगा भाई। 3 अंक का मतलब क्या होता है, 3 अंक का मतलब है कि मुद्रास्फीति महंगाई 200% बढ़ गई भाई, 400% बढ़ गई, 300% बढ़ गई, 500%, 600%। मतलब 3 अंक में जब महंगाई बढ़े तो मान लो यार, जिनकी आय क्या है, फिक्स है कि भाई एक साल का बंदा 10 लाख कमा रहा है और महंगाई यहाँ पे 300% बढ़ जाए तो बंदा क्या करेगा भाई, उसके या तो फिर वो उसमें तो
कुछ भी नहीं होगा। उसका पर्सनल खर्चा, जैसे मान लो बंदे का वेतन है 1 लाख रुपए और महंगाई बढ़ गई 300%, तो बंदा क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। बंदे ने बीमा पॉलिसी करी है किसी व्यक्ति ने, लेकिन महंगाई 300-900% बढ़ गई मान लो, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बचत करी है एक इंसान ने, बचत करके उसने बचा लिए होंगे 4 लाख रुपए, लेकिन वहाँ महंगाई बढ़ गई 900%, तो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। तो 5 प्रकार की मुद्रास्फीति हमने पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने रेंगती हुई मुद्रास्फीति पढ़ी, फिर हमने चलती हुई मुद्रास्फीति का प्रकार पढ़ा, देन हमने उसके बाद दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, फिर कूदती हुई मुद्रास्फीति, और देन उसके बाद हमने अति मुद्रास्फीति को बहुत ही डिटेल से पढ़ा। तो अब बात करते हैं मुद्रास्फीति को मापने की विधियों की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको कहा जाता है WPI। अच्छा, WPI क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? तो इस इंडेक्स के द्वारा, इस सूचकांक के द्वारा वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है। तो पहला होता है कि मान लो कि हम कैसे मापते हैं, नॉर्मल लोग मापेंगे कि पहले चीज़ 100 की थी, अब 110 की होगी, भाई महंगाई जो है वो 10 रुपये बढ़ गई है। लेकिन सरकार की कुछ अलग अलग विधियां हैं आपके मुद्रास्फीति को मापने की। जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है कि मान लो कि किसी निर्माता है, उसने बनाई, तो निर्माता से कौन खरीदेगा? होलसेलर खरीदेगा, जो कि थोक विक्रेता होगा, वो खरीदेगा ना भाई, वो खरीदेगा, वो आगे खुदरा विक्रेता को देगा, फिर खुदरा विक्रेता आगे उपभोक्ता को देगा, ऐसे ही चलता है ना। तो सरकार किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगी? निर्माता से नहीं करेगी, वो करेगी थोक विक्रेता से, कि भाई कितने की खरीद रहे हो चीज़, कि बोलेगा भाई मैं तो 100 की खरीद रहा हूँ, आगे 110 की बेच रहा हूँ, तो महंगाई कितनी पड़ी यहाँ पे? 10%। तो फिर सरकार को सीधा पता चल जाएगा कि थोक मूल्य सूचकांक के तहत महंगाई जो है वो वस्तुओं के मूल्य में कितनी बढ़ी है? 10% बढ़ी है। तो पहली विधि जो मुद्रास्फीति को मापने की है वो है WPI, जिसमें सरकार किससे डाटा लेती है? आपके होलसेलर से लेती है, थोक विक्रेता से लेती है। तो इस सूचकांक के द्वारा वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कहा जाता है। साथियों, CPI क्या होता है? तो उपभोक्ताओं से भी प्रतिदिन उपभोग में आने वाली वस्तु एवं सेवाओं की मूल्यों की जानकारी ली जाती है। अच्छा देखो, एक तो हम जानकारी ले रहे थे होलसेलर से, थोक विक्रेता से, लेकिन उपभोक्ताओं से भी हम प्रतिदिन उपभोग में आने वाली वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों की जानकारी लेते हैं, जो कि CPI द्वारा क्या है? संभव होती है। जैसे कि आपकी CPI को आगे 4 भागों में बांटा जाता है। अब जैसे हम होलसेलर से ले रहे थे, थोक विक्रेता से ले रहे थे थोक मूल्य की जानकारी सरकार, वैसे सरकार आपकी कंज्यूमर से भी लेती है, इसीलिए इसको कहते हैं CPI। लेकिन भाई आपका जो CPI होता है, उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक होता है, वो 4 प्रकार का होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो CPI को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो आपके CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसको कहा जाता है IW, औद्योगिक श्रमिक। आपको पता रखना है कि जो CPI है उसका मापन के लिए उसको 4 भागों में बांटा गया है। जहाँ पे हम कंज्यूमर से पूछते हैं, सबसे पहले औद्योगिक श्रमिक को हम पूछेंगे। तो इसमें सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन में हुए परिवर्तन का आकलन किया जाता है, कि जो भाई सरकारी कर्मचारी है उनके वेतन में कितना बढ़ा है। तो उस बढ़े हुए, मान लो कि किसी का वेतन बढ़ गया, तो वेतन बढ़ गया तो वो वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेंगे, मतलब उनकी आय ज़्यादा होगी तो वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेंगे, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा है कृषि मजदूर। भाई इसमें मजदूरों के मजदूरी का आकलन किया जाता है, इससे भी क्या होता है? हमारे महंगाई का हमको पता चलता है। तो आपका एग्रीकल्चर लेबर्स में आपको कि इसमें पूछा जाता है कि आपकी मजदूरी पहले कितनी थी, अब कितनी है। उसी प्रकार आपका अगला पॉइंट है ग्रामीण मजदूरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए यहाँ पर इस सूचकांक का प्रयोग होता है, जिसको कहा जाता है रूरल लेबर्स, यहाँ पे इसको RL। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखने, IW, AL, RL। और इसमें क्या होता है? यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, थोक मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर हमेशा तैयार किया जाता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। उसी प्रकार आपका जो मूल्य सूचकांक बनाने के लिए भारत में 2011-12 आधार वर्ष है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका मूल्य सूचकांक है, आपका जो प्राइस इंडेक्स बनाने के लिए जो भारत में आधार वर्ष माना जाता है, पहले होता था 2000 शायद 4-5 होता था, लेकिन अब क्या कर दिया, 2011-12 आधार वर्ष बेस ईयर बन गया है। और इसका सूचकांक जो हमेशा 100 माना जाता है साथियों, है ना। और WPI की गणना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि होलसेलर प्राइस इंडेक्स जो है उसकी गणना भारत में कौन करता है, कौन सा मंत्रालय करता है। तो होलसेलर प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक की गणना भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा की जाती है। और अगर CPI की गणना की बात करें तो CPI
सीपीआई की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है भाई, जो आपका सेंट्रल जो सीएसओ है, ठीक है, वो करेगा आपका किसका, सीपीआई की गणना। और जो आपका डब्ल्यूपीआई है उसकी करेगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है वो करेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूपीआई की बास्केट की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है होल सेलर प्राइस इंडेक्स की बास्केट। बास्केट होता है एक मतलब टेबल, जिससे हम थोड़ा सा इसका आकलन करते हैं। साथियों, कैसे हम इसका आकलन करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे, एक तरफ हम वस्तुएं लिखते हैं आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और आपकी मतलब कि एक तरफ प्राथमिक वस्तुएं, दूसरी तरफ ईंधन एवं ऊर्जा और तीसरा विनिर्मित उत्पाद। अच्छा, यहाँ पे बोला गया कि प्राथमिक वस्तुएं में इन्होंने रखी थी 117 वस्तुएं, ईंधन एवं ऊर्जा पे रखी थी इन्होंने 16 और विनिर्मित उत्पाद में जो इनके द्वारा रखी गई थी वो 516 वस्तुएं रखी थी। टोटल जो वस्तु इन्होंने डब्ल्यूपीआई की बास्केट में रखी थी वो 697 रखी थी। साथ में इन्होंने बोला था इसका आंकड़ा कि भाई भारांश इसका है, जो तो प्राथमिक वस्तुओं का भारांश होगा वो होगा 22.62%। आपका जो ईंधन एवं ऊर्जा का जो भारांश होगा वो होगा 13.15%। और आपका जो विनिर्मित उत्पाद होंगे जो कि बिल्कुल तैयार होंगे, जैसे कि बिस्कुट है वो मार्केट में आएगा तो एक प्रकार का विनिर्मित उत्पाद है कि वो निर्मित हो चुका है ना, तो उसका जो भारांश है वो 64.23% है। टोटल जो ये भारांश है वो हो जाएगा आपका 100%। तो यहाँ पर ये बोला प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं ऊर्जा और विनिर्मित उत्पाद, तीन बातों की बात करी और ये बताई कितनी कितनी वस्तुओं की संख्या है। तो इसको मापने के लिए डब्ल्यूपीआई की जो बास्केट है इसको मापने के लिए मान लो कि यहाँ पर क्या है, विनिर्मित उत्पाद है, एक बिस्किट है भाई, बिस्किट है, चलो पता चल गया। बिस्किट अब जो वर्तमान में मिल रहा है वो 40 रुपये का मिल रहा है, लेकिन आधार वर्ष है हमारा वो 2011-12 है। आधार वर्ष के मुताबिक वो मिल रहा था आपका कितने का, 20 रुपये का मिल रहा था। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, आपका आधार वर्ष का रेट लेंगे, गुणा में भारांश लेंगे। भारांश कितना है आपका विनिर्मित उत्पाद का, 64.23 है। और ये बात आपको याद रखनी है, बटे में हम हमेशा 100 लेने वाले हैं। तो भैया जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बढ़ा, 12.8% रेट यहाँ पे बढ़ा है। तो ऐसे इसको निकालना है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये डाटा आपको याद रखना है। जैसे कोई प्राथमिक वस्तु दे दी तो प्राथमिक वस्तु में आधार वर्ष आपका उस समय का आधार वर्ष क्या था, उस समय क्या रेट था, आधार वर्ष दे देगा। आपको बोलेगा कि बिस्किट एक विनिर्मित उत्पाद है, वर्तमान में वो 40 रुपये का मिलता है, लेकिन आधार वर्ष उसका 20 रुपये था, तो निकालिए भाई कि कितना बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पहले ही पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में एनसीईआरटी बेस्ड आपको लेके आया था। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है भाई, तो प्रभाव की अब बात कर लेते हैं। तो हम एक तरफ वर्ग लिखते हैं, एक तरफ हमारा इफेक्ट लिखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो उपभोक्ता को क्या होने वाला है, अगर मुद्रास्फीति होगी तो उपभोक्ता को क्या होगा, कंज्यूमर, उपभोक्ता तो जो सामान खरीदता है, उत्पादक होता है जो बनाता है, खरीदने वाले को तो भाई साहब लॉस होने वाला है, सीधी सीधी बात है। जो सामान खरीदेगा उसको क्या होगा, लॉस होगा। अब जो उत्पादक होगा, जो प्रोडक्शन करेगा उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा यार, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महंगी वस्तु बिकेगी तो उतना ही फायदा उसका होगा। ऋणदाता होता है लेनदार, जिसने भाई साहब क्या है, ऋण दे रखा है किसी भी व्यक्ति को। मान लो मैंने आपको 10,000 दे दिए, अब मैंने आपको 10,000 दिए थे तब जब 10,000 की वैल्यू ठीक ठाक होती थी, लेकिन 2-3 साल बाद अब 10,000 की वैल्यू नहीं रही, तो मेरा क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ऋणदाता का क्या होता है, हमेशा हानि होती है। उसी प्रकार ऋणी जो होता है, जिसने कर्जा ले रखा था, आपने ले रखा था मेरे से, अभी तो आपने 10,000 रुपये मेरे से 2 साल पहले ले लिए जब 10,000 की वैल्यू ठीक ठाक थी। अब 10,000 की वैल्यू रहेगी 2-3 हज़ार के बराबर, तो आपका क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। 2 साल बाद आप इसको आराम से लौटाओगे, है ना। उसी प्रकार आपका सार्वजनिक बचत में क्या होगा, तो सार्वजनिक बचत में भी क्या होगा भाई, हानि हो सकती है। और सार्वजनिक व्यय में क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है ना। सरकार ने पहले क्या कर ली भाई, पहले कमी कर ली, लेकिन बाद में क्या है, उसको खर्चा कर लिया तो उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो सकती है। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, आयात में क्या होता है, हमेशा वृद्धि होती है, ठीक है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण आयात में हमेशा फ़ायदा होता है और निर्यात में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। उसी प्रकार आपका रोजगार, मान लो रोजगार बढ़ गया तो रोजगार में क्या होगी, मुद्रास्फीति के प्रभाव में हमेशा, क्योंकि लोगों को क्या है, जब रोजगार बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार स्थिर आय समूह वाले को भी, जिसकी बेचारे की तनख्वाह क्या है, लिमिट में स्थिर है, उनको भी हानि होगी।
पेंशनभोगी वर्ग को भी क्या होने वाली है यहाँ पे। अच्छा, पेंशनभोगी वर्ग को क्या होगी, हानि होगी या फायदा होगा, ये मेरे को बताइए। और जो बॉन्ड लेता है ना बॉन्ड, उसकी भी क्या होने वाली है, हानि होने वाली। तो ये चार्ट मैंने कुछ यहाँ पे मिक्सअप किया है और बेहतरीन चार्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उपभोक्ता को क्या होगा, उत्पादक को क्या होगा, ऋणदाता को क्या होगा, ऋणी को क्या होगा, सार्वजनिक बचत वाले को क्या होगा। तो अगला पॉइंट है हमारे पास, मुद्रा अपस्फीति क्या होता है, डिसफ्लेशन क्या होता है। तो डिसफ्लेशन की अगर बात करें तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की उपाय को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति नहीं, मुद्रा अपस्फीति। अच्छा, मुद्रा अपस्फीति लग ही रहा होगा आपको, शब्द से ही लग रहा होगा। तो मुद्रा को नियंत्रण करने की उपाय को मुद्रा अपस्फीति हम कहेंगे। इसमें क्या करेंगे, वस्तुओं की कीमत को हम धीरे धीरे कम करेंगे। अगर मान लो हमने एकदम से भाई कम कर दिया रेट, तो नॉर्मल सी बात है यार, एकदम से जो उत्पादन करने वाला बंदा उसको सीधा घाटा हो जाएगा, वो उसकी फैक्ट्री जो है वो बंदी हो जाएगी। तो ये नॉर्मल सी बात है। मुद्रा अपस्फीति में हम क्या करेंगे, जो कीमत होगी उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दूसरा है मंदी, जिसको बोला जाता है रिसेशन। जब अर्थव्यवस्था में तरलता अत्यधिक घट जाती है, तरलता होती है कि जो रुपया है ना लोगों के पास वो बिल्कुल कम रह जाता है, तो उस स्थिति को हम रिसेशन कहेंगे, मतलब मंदी कहते हैं। भाई मंदी मतलब कि अधिक समय तक जब मंदी रहती है तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो हमने 2 पॉइंट यहाँ पे पढ़ा। पहले पढ़ा मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति में हम क्या करेंगे, हम वस्तुओं की कीमत को धीरे धीरे कम करेंगे, ठीक है। और मंदी में हम क्या करेंगे, जब अर्थव्यवस्था में तरलता अत्यधिक घट जाएगी तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, मंदी बोलेंगे। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला है हमारा मंदीगत मुद्रास्फीति। इसका मतलब क्या होता है, जरा इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अब जो आपका स्टैगफ्लेशन होता है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं मुद्रास्फीति, एक तो भाई लोगों के पास तरलता कम हो जाए, लोगों के पास पैसा कम हो जाए और महंगाई बढ़ जाए, दोनों एक साथ आ जाए, लोगों के पास पैसा कम हो और महंगाई बढ़ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे स्टैगफ्लेशन, ठीक है। मंदी में ऐसा नहीं था। मंदी में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा कम रहता है और जो मार्केट में जो वस्तु है उसका रेट बहुत कम हो जाता है। मतलब कि क्यों कम होगा, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, तो रेट जब ज़्यादा होती है चीज़ तो वो चीज़ क्या है, सस्ती हो जाती है। क्योंकि जब चीज़ बिकेगी नहीं मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो चीज़ बिकेगी नहीं, तो वो चीज़ नॉर्मल सी बात है सस्ती हो जाएगी। अब जब लोगों के पास पैसा आज की डेट में धड़ाधड़ है, वो धड़ाधड़ चीज़ों को खरीद रहे हैं। अब खरीद रहे हैं मेरे भाई, वो लोग चीज़ों को, सामान को खरीद रहे हैं, तो उनको क्या है, नॉर्मल सी बात है, वस्तुएं पीछे से क्या हो जाएगी, महंगी हो रही है। तो ये बात आपको डिटेल से समझनी है। अर्थात मंदीगत मुद्रास्फीति होती है कि जब भाई मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ आए, लोगों के पास तरलता भी कम है और चीज़ें भी मार्केट में सस्ती हो रही है। ऐसा नहीं, चीज़ें भी क्या है मार्केट में सस्ती थी, लेकिन भैया महंगाई भी उसकी बढ़ रही थी, ठीक है। तो अब बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों एक साथ आती है, मतलब कि जब बेरोजगारी भी मार्केट में आए और महंगाई भी आए। मंदी का मतलब है कि बेरोजगारी भी है, लोगों के पास पैसे भी ना हो और साथ में महंगाई भी हो, तो उसको कहते हैं मंदीगत मुद्रास्फीति। मतलब कि जैसे कि कोविड के समय भारत में आपका मंदीगत मुद्रास्फीति देखने को मिली थी। जैसे कि आपका मतलब कि जब कोरोना भारत में आया था, कोरोना के समय बेरोजगारी बढ़ी थी, लोग कमा नहीं रहे थे, तो उस समय महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी भारत में। तो इस स्थिति में पहले तरलता बढ़ाकर मंदी को दूर करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, तरलता बढ़ाएंगे, लोगों की तरलता बढ़ाएंगे, उनको काम देने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे महंगाई को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो मंदीगत मुद्रास्फीति में, स्टैगफ्लेशन में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में पहले तरलता को बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, आपकी जो महंगाई होगी उसको क्या करेंगे भाई, कंट्रोल करेंगे। तो मुद्रास्फीति से संबंधित एक वक्र और हम लास्ट में हम पढ़ेंगे, इसका नाम है फिलिप्स वक्र। अच्छा, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा एक फिलिप्स वक्र दिया गया। इसने बोला कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति में जो है वो क्या होती है, इसके बीच क्रमानुपाती क्या होता है, संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध का मतलब है कि उल्टा संबंध होता है। कि इसका मतलब था कि भाई अगर बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, लोग बेरोजगार होंगे, तो वो मार्केट से जो सामान है वो कम खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, मुद्रास्फीति घट जाएगी। इसने बोला कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई घट जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो मार्केट से चीज़ें कम खरीदेंगे, तो महंगाई क्या है, घट जाएगी। तो ये किसने अपने इसमें बात बोली थी, तो ये बोली थी फिलिप्स साहब ने, फिलिप वक्र में। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय मां भंग्याणी, हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।